बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। Assalamu alaikum and welcome back to another lesson of English subject for grade 3. Students, yesterday we did questions and answers of the poem The Moon, and today we are moving on to part B of the exercise, which is working with words. Here are some English proverbs. Proverbs are the common sayings which have some particular meaning. जो मुख्तलिफ़ किस्म के मुहावरे मुख्तलिफ़ ज़ुबानों में इस्तेमाल किए जाते हैं, इनको इंग्लिश में प्रोवर्ब्स कहा जाता है। प्रोवर्ब्स मुहावरे एक सेंटेंस होता है और इनका एक फ़िक्स मीनिंग होता है जो मतलब मुख्तलिफ़ सिचुएशन में इस्तेमाल होता है। अब यहाँ पर इन्होंने क्लाउड्स में आपको मुख्तलिफ प्रोवर्ब्स दिए हुए हैं और उन प्रोवर्ब्स के मीनिंग आपको नीचे दिए हुए हैं। तो आपने क्या करना है कि जो जिस प्रोवर्ब का जो मीनिंग बनता है आपने उनको आपस में मैच करना है। मैच करने का तरीका मैं बताऊंगी क्योंकि यहाँ पर मैचिंग थोड़ी डिफ़िकल्ट लग रही है, ठीक है। सो द फर्स्ट प्रोवर्ब इज़ बेटर लेट देन नेवर। बेटर लेट देन नेवर। अच्छा, ये ऐसी सिचुएशन के लिए होता है जब कभी हम कहते हैं बस काम लेट हो गया, बस रहने दो, अब कोई फ़ायदा नहीं है, अब करने का कोई फ़ायदा नहीं है ना। लेकिन फिर बाद में ज़ाहिर बातें करना तो पड़ता ही है। तो लेट कर लें, बेशक लेट काम कर लें, लेकिन करें ज़रूर। बिल्कुल ना करने से उसको लेट करना बेटर है, लेकिन छोड़ना नहीं है, ठीक है। यू शुड नेवर गिव अप। तो बेटर लेट देन नेवर। कोई बात नहीं अगर लेट हो गया है, लेकिन इस वजह से छोड़ देना कि बस लेट हो गया अब कोई फ़ायदा नहीं है, ये नहीं कहना चाहिए। तो ऐसी सिचुएशन में जब कभी आपके जहन में ये आए या कोई और आपके सामने कुछ ऐसा कहे तो आप आगे से ये कह सकते हैं बेटर लेट देन नेवर। बेटर लेट देन नेवर। द सेकेंड वन इज़ नेवर डू थिंग्स बाय हाफ्स। अच्छा, ये जो आदत होती है ये अक्सर बच्चों में होती है कि बच्चे जो है एक चीज़ से बोर हो जाते हैं, वो चीज़ हाफ में छोड़ के तो फिर नेक्स्ट काम शुरू कर देते हैं, फिर उसमें से बोर हो जाते हैं तो फिर नेक्स्ट काम करते हैं, फिर जो है आखिर में जब पिछला वाला काम पूरा करना पड़ता है तो उसका मूड नहीं बन रहा होता बच्चों का, ठीक है। अक्सर ये जो आजकल होम असाइनमेंट्स की बात हो रही है तो इसमें भी अक्सर बच्चे ऐसा करते हैं कि इंग्लिश का स्टार्ट किया तो फिर जब बोर हुए तो आधे में वो छोड़ के तो फिर उर्दू का स्टार्ट कर लिया, फिर इस्लामियात का स्टार्ट कर लिया, फिर साइंस का स्टार्ट कर लिया, और हर एक में थोड़ा 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 करके छोड़ा हुआ, तो फिर बाद में उसको कंप्लीट करने का मूड नहीं करता बच्चों का, ठीक है। तो यू शुड नेवर डू थिंग्स बाय हाफ्स। नेवर डू थिंग्स बाय हाफ्स। हाफ हाफ करके काम नहीं करना, पहले एक कंप्लीट करें फिर उसके बाद दूसरे की तरफ जाएं तो आपको एक सेंस ऑफ सेटिस्फेक्शन भी मिलेगी, दिल को सुकून भी होगा कि हाँ सब्जेक्ट कंप्लीट हुआ है, फिर मैंने नेक्स्ट सब्जेक्ट शुरू किया। और यही मुहावरा सिर्फ ये नहीं है कि बच्चों के लिए यूज़ होगा, बड़ों के अंदर भी ये आदत होती है, तो उनके लिए भी कहा जा सकता है कि यू शुड नेवर डू थिंग्स बाय हाफ, ठीक है। हाफ हाफ काम एक शुरू किया हुआ है, साथ में वो छोड़ के नहीं दूसरा कर लेते हैं, वो भी हाफ में छोड़ा हुआ फिर तीसरा कर ले, तो फिर सब कुछ अनऑर्गेनाइज्ड सा लगता है। अच्छा, जो नेक्स्ट प्रोवर्ब है नंबर सी, दैट इज़ मैनी हैंड्स मेक लाइट वर्क। मैनी हैंड्स मेक लाइट वर्क। मेक लाइट वर्क। अच्छा, यहाँ पर इसका मतलब ये है कि जब आपके साथ कोई हेल्प करने वाला हो तो आपका काम जल्दी हो जाता है, ठीक है। जब काम बहुत ज़्यादा हो तो हमें लगता है कि बहुत हैवी है, काम बहुत हैवी सा है, बहुत ज़्यादा काम है, बहुत ज़्यादा प्रेशर होता है आपके माइंड पे। तो यहाँ पे क्या होता है कि मैनी हैंड्स मेक लाइट वर्क। जब आपके साथ हेल्प करने वाले आ जाते हैं तो फिर आपका काम बहुत जल्दी हो जाता है, चाहे वो आपका स्कूल का काम है, आप स्कूल के काम में जल्दी कर रहे हैं, या फिर घर के कामों में आपके साथ कोई हेल्प करने वाला मिल जाए आपको, तो आपका काम बहुत जल्दी हो जाता है और आपको बहुत हल्का फील होता है कि ये तो बहुत ईजी था। ओके, यहाँ लाइट वर्क का मतलब है ईजी, ठीक है। लाइट ईजी, आपका काम ईजी हो जाता। तो अब मैं दोबारा ये 2-3 प्रोवर्ब्स दोबारा रिपीट करने वाली हूँ मज़ीद 2 की तरफ जाने से पहले, ठीक है। बेटर लेट देन नेवर का मतलब है कि कोई बात नहीं अगर लेट हो गया, बट यू शुड डू इट, यू मस्ट डू इट एनीवे, ठीक है।
अच्छा, नेवर डू थिंग्स बाय हाफ मतलब थोड़ा थोड़ा करके एक काम शुरू करके छोड़ना, फिर दूसरा शुरू करके छोड़ देना, तो ये आदत आप में नहीं होनी चाहिए। नेवर डू थिंग्स बाय हाफ्स। और तीसरा जो प्रोवर्ब है वो है मैनी हैंड्स मेक लाइट वर्क। मैनी हैंड्स मेक लाइट वर्क मतलब बहुत सारे हेल्पर्स मिलकर एक काम को ईजी बना देते हैं। ठीक है, एक ही काम होता है, अकेले में करो तो मुश्किल लगता है, और जब बहुत सारे हेल्पर्स मिल जाते हैं, आपकी हेल्प करने वाले आपको मिल जाते हैं, तो वो काम इजी हो जाता है। अ स्टिच इन टाइम सेव्स 9, ये है प्रोवर्ब डी। प्रोवर्ब डी, अ स्टिच इन टाइम सेव्स 9। अच्छा, ये किस सिचुएशन के लिए इस्तेमाल होता है? ये ऐसी सिचुएशन में यूज़ होता है जब कभी कोई चीज़ ख़राब होने लगे और हम उसको इग्नोर कर दें। जैसे बच्चों की जो नोटबुक होती है, वो उसका जब थोड़ा सा जो कवर होता है वो फटना शुरू हो जाए, या फिर जो उसका जो बाहर का जो गत्ता होता है वो कभी फटना शुरू हो जाता है, या पेजेस निकलने शुरू हो जाते हैं, तो शुरू शुरू में अगर बच्चा उसको ध्यान ना दे, पहले ही दिन उसको रिपेयर ना कर ले, तो क्या होता है कि फिर बाद में बहुत ज़्यादा मुश्किल से वो ठीक होता है। तो 1 स्टिच इन टाइम मतलब एक स्टिच टाइम पे लगाने से बाद की जो मुश्किलात है उससे हम छुटकारा पा सकते हैं। मतलब टाइम पे एक चीज़ को ठीक कर लें तो बाद में जो उसको ठीक करने में इतनी मुश्किलात का सामना होगा, तो वो मुश्किलात हमें नहीं पेश आएंगे। इसका ये मतलब है, स्टिच इन टाइम सेव्स 9। अच्छा, ये ऐसा नहीं है कि आप ज़रूरी है कि कोई चीज़ ख़राब हो रही हो तब, ये कामों के बारे में भी हो सकता है। जैसे एक और मिसाल इसकी मैं देना चाहूँगी जो कि बहुत कॉमन मिसाल है, कि अक्सर पेरेंट्स कहते हैं कि कोई बात नहीं, इस मंथ की नहीं, नेक्स्ट मंथ में फ़ी जमा करवा देंगे, फिर उससे नेक्स्ट में उनको फिजिबल नहीं लगता तो उससे नेक्स्ट में कर लेते हैं। तो करते करते जब बाद में उसको पे करने की बारी आती है तो काफ़ी प्रॉब्लम होता है। तो इससे अच्छा होता है कि टाइम पे ही टाइम पे करते जाए, तो वो थोड़ा थोड़ा फील नहीं होता। ठीक है, लेकिन बाद में जब उसको एक ही साथ पे कर रहे होते हैं, एक तो दुख हो रहा होता है इतना ज़्यादा अमाउंट देते हुए, और दूसरा मुश्किल भी होता है देना। ठीक है, तो बाद की मुश्किल से इसी वक्त बचा जा सकता है, उसी वक्त बचा जा सकता है अगर आप टाइम पे उस मुश्किल का हल तलाश कर लें। ठीक है, तो ये स्टिच इन टाइम सेव्स 9 दोनों सिचुएशन के लिए। अगर आपकी कोई चीज़ ख़राब हो रही है तो जैसे ही ख़राब हो पहले दिन उसको स्टिच कर लें, पहले ही दिन उसको ठीक करने की कोशिश करें, वरना बाद में उसको ठीक करने पे काफ़ी प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। स्टिच इन टाइम सेव्स 9। अच्छा, सेव्स 9 मतलब 9 स्टिचेस की बचत हो जाती है। बाद में लगाओगे तो 10 स्टिचेस लगेंगे ना। स्टिच का मतलब टांका होता है। ठीक है, कितने टांके लगते हैं किसी एक चीज़ को जोड़ने में, तो अगर एक स्टिच टाइम पे लगा लिया तो बाकी 9 स्टिचेस की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ऐसे तो बाद में जब करोगे तो हो सकता है 10 स्टिचेस आए, हो सकता है 15 स्टिचेस तक की बात पहुंच जाए, तो बाकी वाले की बचत हो जाती है अगर एक स्टिच टाइम पे लगा दें। ठीक है, एक टांका टाइम पे लगा दिया, एक ही पहले दिन पे ही उसको ठीक कर लिया। पहले ही दिन पे आपका स्टेपलर से भी काम हो सकता है, लेकिन बाद में फिर हो सकता है सिलाई कढ़ाई से भी ना हो। ठीक है, किसी भी चीज़ से नहीं हो सकता। अच्छा, टू मैनी कुक्स स्पॉइल द ब्रॉथ। टू मैनी कुक्स स्पॉइल द ब्रॉथ। टू मैनी कुक स्पॉइल द ब्रॉथ ऐसी सिचुएशन में होता है, ये आपको बहुत अच्छा समझ आएगा जब आपके घरों में बहुत सारे भाई होते हैं। तो क्या होता है कि बड़े भाई को कहा जाता है जाओ सौदा लेकर आओ, घर में सब्ज़ी नहीं है, तो वो कहता है छोटे को कह दें। छोटा कहता है मैं क्यों जाऊँ, सबसे छोटे को कह दें। ठीक है, तो करते करते एक भी नहीं जाता और मतलब काम ख़राब हो जाता है। जब एक ही बंदे की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, उसको पता होता है मैंने ही करना है, कोई और है ही नहीं करने को, तो बस वो कर लेता है। और ऐसे घरों में कोई प्रॉब्लम्स आती भी नहीं है, क्योंकि पता होता है मैं नहीं करूँगा तो और कौन करेगा। लेकिन जहाँ 2-3 लोग होते हैं कोई काम करने वाले, तो एक दूसरे को कहता है तुम जाओ, दूसरा तीसरे को कहते हैं तुम जाओ। अच्छा, माँ बाप अक्सर आपको बुला रहे होते हैं तो कहते हैं बेटा इधर आओ, तो बेटा पे फिर एक बेटा दूसरे को कह रहा होता है तुम जाओ, और दूसरा बेटा तीसरे को कह रहा होता है तुम जाओ। तो वहाँ ऐसी सिचुएशन में टू मैनी कुक्स स्पॉइल द ब्रॉथ। अच्छा, ये जो सिचुएशन है ये ख़वातीन के लिए उन सिचुएशन में आता है कि जब घर के काम या कोई और चीज़ ऐसी हो जो उनको पता होता है कि अच्छा मैं ना उठी तो कोई और कर लेगा, और वो जो दूसरी कोई और होती है वो सोचती है अगर मैं ना उठी तो ये कर लेगी। ठीक है, तो उसमें करते करते आखिर में पता चलता है कि दोनों में से किसी ने भी नहीं किया,
तो ये जो उम्मीद होती है कि ये दूसरा कर लेगा, तो वो उसके लिए ये मुहावरा इस्तेमाल किया जाता है कि टू मैनी कुक्स स्पॉइल द ब्रॉथ। और इसको उर्दू में कहते हैं दो मुल्लाओं में मुर्गी हराम। मतलब एक मुल्ला कहता है ये दूसरा मुल्ला मुर्गी हलाल कर लेगा तो मेरे हाथ गंदे नहीं होंगे। दूसरा मुल्ला कहता है कि ये पहला वाला हलाल कर लेगा। इतने में मुर्गी तड़प तड़प के खुद ही मर जाती है। फनी है बट बहुत हमारी रूटीन लाइफ से बहुत रिलेट करती है। ऐसा हमारे घरों में आजकल हो रहा है, वैसे नहीं होना चाहिए लेकिन हर जगह ऐसा हो रहा है कि हर कोई अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी दूसरे पे डालने की कोशिश करता है कि बस ये कर लेगा ना और वो कर लेगा ना, और वो सोचता है कि ये कर लेगा और ये सोचता है कि वो कर लेगा, और इतने में वो काम कोई भी नहीं करता और आखिर में नुकसान हो जाता है। ठीक है, तो टू मैनी कुक्स स्पॉइल द ब्रॉथ ऐसी सिचुएशन के लिए इस्तेमाल होता है। अच्छा, मैंने आपको बताए इन सब के मीनिंग्स। बेटर लेट देन नेवर, नेवर डू थिंग्स बाय हाफ्स, मैनी हैंड्स मेक लाइट वर्क। अच्छा, मैनी हैंड्स मेक लाइट वर्क, मैनी हैंड्स मतलब बहुत सारे लोग अगर हेल्प करें तो काम आसानी से हो जाता है, लेकिन बहुत सारे लोगों से उम्मीद रखी जाए कि ये कर लेंगे तब जाके काम ख़राब हो जाता है। क्योंकि उम्मीद में तो यह है कि एक सोचता है कि ये कर लेगा, दूसरा सोचता है तो ये कर लेगा। तो मैनी हैंड्स मेक लाइट वर्क और टू मैनी कुक्स स्पॉइल द ब्रोथ, ये एक दूसरे के तकरीबन ऑपोजिट्स आते हैं। ठीक है, अ स्टिच इन टाइम सेव्स 9। ओके, अब यहाँ इनके मीनिंग्स इन्होंने इंग्लिश में लिखे हुए हैं। अब ये जो इंग्लिश में इन्होंने लिखे हुए ABCDE और वहाँ भी ABCDE लिखा हुआ है, तो इन्होंने तरतीब से नहीं लिखे। तो करना क्या है कि यहाँ जो ABC लिखा हुआ है वो उसके साथ लिखना है ताकि पता चले कि कौन सा किसका मीनिंग है। अब जो यहाँ A लिखा हुआ है नीचे, क्वेश्चन नंबर 2, ये इफ़ यू रिपेयर समथिंग एज सून एज इट गेट्स बैड इट विल सेव टाइम लेटर ऑन। अगर कोई चीज़ जल्दी से ठीक कर लो, जैसे ही ख़राब हो उसी वक्त ठीक कर लो, तो बाद में उस पर ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। इफ़ यू रिपेयर समथिंग एज सून एज इट गेट बैड इट विल सेव टाइम लेटर ऑन। तो ये कौन से प्रोवर्ब का मीनिंग है? वेरी गुड, अ स्टिच इन टाइम सेव्स 9। अ स्टिच इन टाइम सेव्स 9। तो इसका हम क्या करें कि ये आपको समझ आ जाए कि ये और वो आपस में एक दूसरे से मैच कर रहे हैं। ऐसा करते हैं, हम नीचे वालों को नंबरिंग दे देते हैं। ठीक है, नंबरिंग दे देते हैं और ऊपर वालों के साथ तो ABC लिखा हुआ है। ठीक है, हाँ, अब नंबर 1 जिसके साथ मैंने लिख दिया है, यहाँ आपको नज़र आ रहा होगा यकीनन, ये नंबर 1। ठीक है, तो ये जो है ये D का मीनिंग है, तो D के साथ हम 1 लिख देंगे तो हमें पता चल जाएगा कि D का ये मीनिंग है। ठीक है, स्टिच, a stitch in time saves 9. If you repair something as soon as it gets bad it will save time later on. अब आप देख सकते हैं इसके साथ मैंने 1 लिख दिया और 1 यहाँ भी लिखा हुआ है, मतलब ये 1 इस 1 का मीनिंग है। ठीक है, नेक्स्ट वन इज़ इट इज़ बेटर टू कम टू समथिंग लेट देन नॉट एट ऑल। लेट करना बेटर है बिल्कुल ना करने से। नॉट एट ऑल का मतलब बिल्कुल नहीं। तो what is the correct proverb for this? It is better to come to something late than not at all. Very good. Better late than never. इसके साथ 2 लिखा हुआ है हमने, तो वहाँ उस proverb के साथ हम यहाँ पर 2 लिखने वाले। ठीक है, better late than never के साथ हम 2 लिखेंगे क्योंकि इसके मीनिंग के साथ भी हमने 2 लिखा हुआ है। Okay. If you have a lot of people to help, your work gets done quickly. If you have a lot of people to help, your work gets done quickly. तो यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या है? वेरी गुड, C। अच्छा, C यहाँ भी है और वहाँ भी C ही है ये, तो इस पे हम नंबर 3 लिखेंगे। 3 से हमें पता चल जाएगा कि ये इसका मीनिंग है, क्योंकि यहाँ भी इसके साथ 3 लिखा हुआ है, वहाँ हम 3 लिख देंगे।
अब नंबर 4 पढ़ते हैं। नंबर 4 क्या कहते हैं? इफ़ टू मैनी पीपल हेल्प द वर्क मे नॉट बी डन वेल। इफ़ टू मैनी पीपल हेल्प, मतलब टू मैनी पीपल सोचे कि ये कर लेंगे वो कर लेंगे, तो उसमें काम ख़राब भी हो सकता है। द वर्क मे नॉट बी डन वेल। वेरी गुड। टू मैनी कुक्स स्पॉइल द ब्रॉथ। इसके साथ मैंने लिख दिया नंबर 4। अब बारी आती है लास्ट वन की, जो कि है ट्राई टू फिनिश एवरी पार्ट ऑफ द जॉब, और ये नेवर डू थिंग्स बाय हाफ्स, ये इसका आंसर बनता है। तो इसको हम नंबर 5 लिखेंगे। अच्छा, आपका जो होमवर्क है वो ये है कि आप एक क्लाउड ड्रॉ करेंगे, उसके अंदर प्रोवर्ब लिखेंगे और उसके नीचे उसका मीनिंग लिखेंगे। फिर आप दूसरा क्लाउड ड्रॉ करेंगे और फिर उसके नीचे उसका मीनिंग लिखेंगे और फिर थर्ड क्लाउड ड्रॉ करेंगे, ताकि ये जो वो प्रोवर्ब है और फिर उसका मीनिंग उसके बिल्कुल पास हो, और फिर प्रोवर्ब हो और फिर उसका मीनिंग उसके पास हो। ठीक है, ताकि आपको बाद में याद रहे। Okay, this was all for today. I hope you will do the homework and send it to us. Wish you best of luck. Have a nice day. Thanks for your time. Allah Hafiz. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما.